हेलो बच्चों, हेलो। वेलकम टू विवेक फिजिक्स। अभी अपन डिस्कस करेंगे क्लास 11th की फिजिक्स का एक शानदार टॉपिक जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। एंड काइनेमेटिक्स, पूरे काइनेमेटिक्स को अप्रॉक्सीमेट 6 से 7 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग काइनेमेटिक्स का फर्स्ट एपिसोड फर्स्ट वीडियो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। एंड इस टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, जिसे अपन 1D भी कह सकते हैं। एंड ये टॉपिक आपके जेई एग्जाम के लिए, जेई मेंस, जेई एडवांस एंड नीट एग्जाम के लिए बहुत ही परफेक्ट टॉपिक है। इसमें हम लोग PYQ प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एंड कंप्लीट थ्योरी पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बढ़िया मेरे साथ बने रहो और एक पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ। इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला कंसेप्ट है इसका, इस टॉपिक का जो पहली डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, अबाउट द कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। आप कैसे डिसाइड करोगे, कैसे पता लगाओगे कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या मोशन पर है? बिल्कुल सिंपल सा है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट मोशन पर है, मूविंग सिचुएशन पर है। बट अगर ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट हैं, फिक्स हैं, नहीं चेंज हो रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट सिचुएशन पर है। एंड डिपेंड करता है कि आप ऑब्जर्वर हैं एंड आप जिस ऑब्जेक्ट को सीन कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हो गई। तो ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर की लोकेशन क्या है? ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर की जो लोकेशन होती है उसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड करेगा कि आपको वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में फील हो रहा है या मोशन में फील हो रहा है। बिकॉज सपोज दैट ये अपने पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एंड कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है पॉइंट ए पर, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 है एंड टाइम t1 है। बट सम टाइम आफ्टर ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पर आ गया, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2, टाइम t2 हो गया। टाइम चेंज हुआ, कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, तो ऑब्जेक्ट मोशन पर है। बट टाइम चेंज हो रहा है, कोऑर्डिनेट फिक्स हैं, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट सिचुएशन पर है। लेकिन ये पूरी रेस्ट एंड मोशन की जो सिचुएशन है, डिपेंड करती है कि आप उस ऑब्जेक्ट को कहां से सीन कर रहे हैं। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको और ये क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट ये यहां पर ट्री है और ये ग्राउंड फ्रेम है। एक ऑब्जर्वर है ये, जिसका नाम है राम, एंड दूसरा जो ऑब्जर्वर है सपोज दैट इस कार पर है एंड कार इस डायरेक्शन पर जा रही है, ईस्ट डायरेक्शन पर 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ। एंड दूसरा जो ऑब्जर्वर है श्याम नाम का। श्याम और राम दोनों ट्री को देखते हैं, ट्री को ऑब्जर्व कर रहे हैं। राम के लिए ट्री रेस्ट पर है और श्याम के लिए ट्री मोशन पर है। एंड श्याम कहेगा कि जो ट्री है ना वो बैकवर्ड डायरेक्शन पर 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ जा रहा है। बिकॉज श्याम जिस कार पर बैठा है, श्याम जिस फ्रेम से ट्री को ऑब्जर्व कर रहा है, वो फ्रेम, वो कार 100 की स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन पर जा रही है। तो पेड़ तो एक है एंड इस पेड़ को देखने वाले, ऑब्जर्व करने वाले दो पर्सन है, एक तो राम, दूसरा श्याम। दोनों का फ्रेम अलग अलग है तो दोनों के रिजल्ट अलग अलग है। राम कह रहा है कि पेड़ रेस्ट पर है एंड श्याम कह रहा है पेड़ मोशन पर है। तो डिपेंड करता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कहां से सीन कर रहे हैं। इसे कहते हैं रिलेटिव मोशन। बिकॉज हर एक ऑब्जेक्ट रिलेटिव मोशन करता है। कुछ ऑब्जेक्ट हमें रेस्ट में फील होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट हमें मोशन में फील होते हैं। जैसे आप किसी ट्रेन पर बैठे हैं और ट्रेन में बैठकर आप अगर ट्रेन की विंडो से ग्राउंड को देखें तो आपको लगेगा कि ग्राउंड मोशन कर रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन पर मोशन कर रहा है। लेकिन आप उस आदमी से पूछें जो पहले से ही ग्राउंड पर है, पहले से ही प्लेटफॉर्म पर है, तो उसको लगे प्लेटफॉर्म तो रेस्ट पर है, लेकिन आपको लग रहा है कि प्लेटफॉर्म तो मोशन पर है। डिपेंड करता है कि आप कहां से उसको सीन करते हैं। तो फाइनल लॉजिक है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं तो वो मोशन पर है, नहीं चेंज हो रहे हैं तो रेस्ट पर है। तो यहां पर मैं लॉजिक पूरा लिख देता हूं नोट करके।
if the coordinate of the object is change with time and frame of reference, then object in moving situation. But if coordinate is remain constant, then object is at rest. बट पूरी रेस्ट एंड मोशन की सिचुएशन डिपेंड करती है आप उसको कहाँ से सीन करते हैं. एंड सेकेंड टॉपिक है डिस्टेंस. व्हाट इज द लॉजिक ऑफ डिस्टेंस? डिस्टेंस का मतलब है टोटल ट्रेवलिंग लेंथ, टोटल ट्रेवलिंग पाथ बाय ऑब्जेक्ट. सपोज दैट मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास एक वैन है एंड वैन पर एक लड़का है, ये अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा है, अपने घर से निकलता है. जब ये निकलता है तो इसकी जो रीडिंग है, कार की जो रीडिंग है, रीडिंग सपोज दैट इतनी है 1057800 है, इतनी रीडिंग है किलोमीटर में. एंड ये अपने घर से निकला, अपने फ्रेंड के घर जाता है, मार्केट जाता है, इस तरह से ऐसे घूम के आता है. एंड वापस जब अपने घर आता है तो फिर बाद में जो इसने रीडिंग चेक की, तो इसने चेक की तो रीडिंग इसकी निकली 1057900 किलोमीटर. तो हमने देखा कि 100 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब 100 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस हो गई. डिस्टेंस का मतलब है कि टोटल ट्रेवलिंग लेंथ. इसके अबाउट में कुछ की पॉइंट हैं, वो की पॉइंट मुझे लिखना है. पॉइंट 1, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, देन डिस्टेंस इज रिमेन कांस्टेंट. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो डिस्टेंस कांस्टेंट है. बट इफ ऑब्जेक्ट मूविंग सिचुएशन पर है, इफ ऑब्जेक्ट इन मूविंग सिचुएशन पर है तो डिस्टेंस कंटिन्यू इंक्रीज होगी. डिस्टेंस की वैल्यू कभी डिक्रीज नहीं हो सकती है. थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी एंड कभी भी डिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज नहीं हो सकती है, डिस्टेंस की वैल्यू. एंड नेक्स्ट पॉइंट, इसकी जो एसआई यूनिट है वो है मीटर एंड अदर यूनिट सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, ये आप लिख सकते हैं. अगली बात है, इसका अपन क्वेश्चन करते हैं. सपोज दैट ये कोई ऑब्जेक्ट है एंड ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है, पॉइंट बी से टर्न होकर यहाँ पर आ गया एंड पॉइंट बी पर. सपोज दैट ये 6 किलोमीटर है एंड ये 8 किलोमीटर है. तो इस समय इसकी जो डिस्टेंस होगी वो 6 किलोमीटर प्लस 8 किलोमीटर इक्वल टू ये 14 किलोमीटर हो जाएगा. तो इस तरह से आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस. चलो आगे अपन बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट पर. डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड डिस्प्लेसमेंट जब कभी आपको कैलकुलेट करना है तो समझना है कि ऑब्जेक्ट की, पार्टिकल की इनिशियल एंड फाइनल सिचुएशन कौन सा है. मेन डिस्प्लेसमेंट का मतलब है, इसकी जो डिफिनेशन है वो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ. हाँ, स्ट्रेट लेंथ बिटवीन, स्ट्रेट लेंथ between initial and final point of object is known as displacement. ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल सिचुएशंस, पोजीशन के बीच की जो स्ट्रेट लेंथ है उसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे.
पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं, उससे अपन इस लॉजिक को समझेंगे। सपोज दैट ये कोई कार है एंड कार अभी इस पॉइंट पर है ए, एंड दिस इज ए इनिशियल पोजीशन ऑफ द कार, दिस इज ए इनिशियल पोजीशन, एंड सम टाइम आफ्टर कार यहाँ पर आ गई, तो कार की फाइनल पोजीशन हो गई पॉइंट बी, एंड दिस इज ए फाइनल। आपको इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच की जो स्टेट लेंथ है उसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। सपोज दैट नेक्स्ट एग्जांपल में मैं ऐसा करता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, इस तरह से जा रहा है। फॉर एग्जांपल ये 3 किलोमीटर इधर है एंड ये 4 किलोमीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब दिस इज ए इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज अ फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज अ फाइनल पॉइंट, एंड स्टेट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये 5 किलोमीटर आ जाएगी। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, बट डिस्टेंस अगर यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर मीन 7 किलोमीटर। ये लॉजिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। कुछ इसके की पॉइंट है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। इफ इनिशियल एंड फाइनल point of the object are same, then displacement become equal to 0। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही हैं तो डिस्प्लेसमेंट फिर 0 हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते समय आपको उसके ट्रेवलिंग पाथ पर ध्यान नहीं देना है, ओनली वी आर फोकस ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, राइट। ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन, ठीक है, ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन वी आर डज नॉट फोकस ऑन द ट्रेवलिंग पाथ, but we are only focused initial and final point of the object, because straight length between initial and final point of the object is known as a displacement। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होगा, बट अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन पर है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिक्रीज भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 भी हो सकती है एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, बिकॉज दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर एंड ऑल्सो फंडामेंटल। एंड डिस्प्लेसमेंट का मतलब जैसे मैं कह देता हूँ कि ये कोई कार है और कार इस डायरेक्शन पर जा रही है, तो इसकी कोई ना कोई जो डायरेक्शन होगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ ना कुछ होगी। जैसे इधर है ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये 100 मीटर या 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, 100 मीटर ट्रेवल कर रही है, तो मैं कह रहा हूँ कि 100 मीटर और किस डायरेक्शन पर, मैं कह रहा हूँ अलोंग ईस्ट, अलोंग ईस्ट डायरेक्शन। तो देखो ये तो डायरेक्शन हो गई एंड ये मैग्नीट्यूड हो गए। तो डिस्प्लेसमेंट में दो चीज़ें, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये आपको लॉजिक समझना है। अब अपन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम्पल एज रिलेटेड PYQ, ठीक है। तो PYQ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, वो आगे अपन सॉल्व करेंगे। समझते हैं PYQ प्रॉब्लम, राइट। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट। ये अपने पास एक सर्कुलर पाथ है एंड इसकी रेडियस है r, एंड कोई भी पार्टिकल पॉइंट A से मूव करते करते इस डायरेक्शन पर जा रहा है एंड पॉइंट B पर आ गया, एंड ये एंगल थीटा है। सपोज दैट ये थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री एंड रेडियस की वैल्यू r है। r की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, सपोज दैट r की वैल्यू है 10 मीटर। यहाँ पर हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले डायग्राम अपन देखेंगे। डिस्टेंस के लिए ध्यान रखना है कि ये जो आर्क दिख रहा है, सर्कुलर आर्क दिख रहा है ए बी, ये डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस जो ए बी सर्कुलर आर्क है ये डिस्टेंस है। एंड आपको फार्मूला मालूम है, एंगल इक्वल टू आर्क डिवाइड बाई रेडियस। इस फार्मूले का यूज करेंगे तो एंगल थीटा इक्वल टू आर्क ए बी डिवाइड बाई रेडियस आर। एंड जो ए बी यहाँ से है, ए बी यही अपनी डिस्टेंस है, तो थीटा मल्टीप्लाई आर। बट थीटा ध्यान रखना है इन रेडियन, इसको रेडियन में यूज करना है। तो आपके पास एंगल की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है, मीन पाई बाई 3, रेडियन में पाई बाई 3 हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट मीन ए बी इक्वल टू पाई बाई 3 मल्टीप्लाई आर मीन पाई आर बाई 3। अब वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। आर की वैल्यू 10 मीटर है तो यहाँ पर लिखेंगे 10 पाई डिवाइड बाई 3। ये हो गई डिस्टेंस की वैल्यू मीटर में, ये मीटर में हो गई डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए ध्यान रखना है आपको, ये जो स्ट्रेट लेंथ है ये डिस्प्लेसमेंट है, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना है। जैसे ये यहाँ पर मैं डायग्राम बना लेता हूँ, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया तो डिस्प्लेसमेंट ये है, ये डिस्प्लेसमेंट है। मीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच की स्ट्रेट जो लेंथ है, स्ट्रेट लेंथ है, उसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। एंड डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू 2r साइन थीटा बाई 2, ये आपको फार्मूला ध्यान रखना है। एंड डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 10 है, साइन एंगल अपने पास है 60 डिग्री, 60 का हाफ 30, एंड साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू मल्टीप्लाई 10 एंड 1/2, ये फाइनली 10 मीटर आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर आ गया। तो ये बेसिक कंसेप्ट है अबाउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड, ये सब PYQ प्रॉब्लम है जेई मेंस और नीट एग्जाम की। चलो अगली प्रॉब्लम पर आते हैं। अगली प्रॉब्लम इस तरह की है। सपोज दैट एक अपने पास सर्कुलर पाथ है एंड इस सर्कुलर पाथ में इसकी जो रेडियस है सपोज दैट r है, एंड एक पार्टिकल है, एक ऑब्जेक्ट है, ये बॉय है, एंड ये बॉय सपोज दैट 2 मिनट में 1 राउंड कंप्लीट करता है, 1 राउंड कंप्लीट कर देता है। तो आफ्टर 5 मिनट हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। क्या लॉजिक समझ गए? एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक ये सर्कुलर पाथ है, रेडियस r है, एक बॉय है इस सर्कुलर पाथ पर कंटिन्यू रनिंग कर रहा है। ये बॉय 2 मिनट में 1 राउंड कंप्लीट कर लेता है। तो आफ्टर 5 मिनट इसका डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ये दोनों अपने को कैलकुलेट करना है आफ्टर 5 मिनट। तो पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। देखो टोटल टाइम अपने पास 5 मिनट। अब एक राउंड कंप्लीट हो रहा है 2 मिनट में, तो यहाँ पर इसके हम डिवाइडेशन कर लेंगे 2 मिनट एंड अब 1 मिनट बचा। तो एक राउंड कंप्लीट हुआ 2 मिनट में, 2 पाई आर डिस्टेंस हो गई, 2 पाई आर नेक्स्ट वाले में, एंड नेक्स्ट ये 1 मिनट इसको मिल रहा है तो हाफ राउंड कंप्लीट होगा पाई आर, एंड टोटल जो डिस्टेंस आ जाएगी ये हो जाएगा 2 पाई आर मीन 5 पाई आर हो जाएगा। एंड ये यहाँ पर आ जाएगा, एक राउंड कंप्लीट हुआ, दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ, क्योंकि थर्ड राउंड में इसको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा तो ये यहाँ से चल के यहाँ पर आएगा A पॉइंट से B पॉइंट पर। तो डिस्टेंस तो 5 पाई आर हो गई। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए समझ रहे हो कि हम लोग इसके ट्रेवलिंग पाथ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ये पहले मैंने आपको बताया है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ओनली वी आर फोकस ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज ए इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट B, एंड स्ट्रेट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज AB along द डायमीटर, एंड डायमीटर जो होगा वो 2r हो जाएगा, एंड दिस इज ए फाइनल डिस्प्लेसमेंट। ये आपको लॉजिक समझना है। एंड यहाँ पर मैं एक की पॉइंट बता देता हूँ, ये ध्यान रखना है कि डिस्टेंस की वैल्यू इक्वल है,
डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के। ये कब होगा? जब ऑब्जेक्ट अपने मोशन के दौरान ड्यूरिंग मोशन डायरेक्शन नहीं चेंज करता है। व्हेन नो चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर मोशन की डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के इक्वल होगा। ये तो फर्स्ट लॉजिक है, ये तो फर्स्ट लॉजिक है। एंड सेकेंड लॉजिक, डिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है एज ए कंपेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये कब होगा? जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। व्हेन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर मोशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तब। इसके अपन एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल 1, सपोज दैट ये कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए से स्टार्ट करता है एंड पॉइंट बी पर आ गया, एंड दिस इज ए इनिशियल एंड दिस इज ए फाइनल, एंड यहाँ से यहाँ तक सपोज दैट 100 किलोमीटर है। तो ये स्ट्रेट पाथ है। इस समय जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है एंड डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो इक्वल टू 100 किलोमीटर। बट अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल में आएंगे जिसमें से मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट इधर गया एंड इधर आ गया। अब यहाँ पर सपोज दैट ये 6 किलोमीटर है, इधर ये 8 किलोमीटर है। इस सिचुएशन पर दिस इज ए इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज अ फाइनल पॉइंट। अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ पाथ, ये आपको ध्यान रखना है। 6 किलोमीटर प्लस 8 किलोमीटर मीन 14 किलोमीटर इज ए डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट के लिए ओनली वी आर फोकस ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज ए इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज ए फाइनल। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरम थ्योरम इक्वल टू मीन हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये फाइनली आ जाएगा अपने पास 10 किलोमीटर। तो इस समय देखो ये 14 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर है। जब डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही तो ये इक्वल है। ये लॉजिक समझना है। चलो नेक्स्ट PYQ प्रॉब्लम पर चलते हैं। सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना हुआ है एंड कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ए से स्टार्ट करता है अपने मोशन को एंड पॉइंट बी तक जाता है। यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट हैं सपोज दैट 3i कैप प्लस 4j कैप, एंड यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट हैं 4i कैप प्लस 3j कैप, एंड इसका अपने को डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, स्ट्रेट पाथ पर आया है, तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एंड जब कभी आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो ये सिचुएशन, इसको अपन R1 लिख लेंगे। R1 इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, एंड R2 इक्वल टू ये हो जाएगा अपने पास 4i कैप प्लस 3j कैप। एंड आपको ये ध्यान रखना है कि दिस इज ए इनिशियल एंड दिस इज अ फाइनल पोजीशन। हियर i कैप, j कैप एंड k कैप is a unit vector, its magnitude 1, right, and displacement r12 equal to vector r2 minus vector r1, and इसकी वैल्यू पुट कर देंगे r12 equal to r2 कितना है अपने पास 4i कैप और इसमें 3i कैप है, तो कितना बचेगा? ओनली i कैप बचेगा। एंड माइनस, ठीक है, ये तो माइनस मैंने कर ही दिया। एंड फिर इसके बाद ये अपने पास है 2 में इधर है माइनस j कैप हो जाएगा। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे r12 का मैग्नीट्यूड या r का मैग्नीट्यूड इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो अंडर रूट में i कैप और j कैप के मल्टीप्लाई का स्क्वायर मीन इसका स्क्वायर 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, फाइनली ये √2 आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट r की वैल्यू √2 मीटर आ गई। एंड यहाँ पर अगर डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस के लिए एक सीधा सा लॉजिक है, उसे अपन यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेट अपने गिवन है, यहाँ पर गिवन है, एंड दो पॉइंट के बीच के सेपरेशन डिस्टेंस d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
ये फार्मूला अपन यूज कर सकते हैं एंड इससे इसको डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। जो नेक्स्ट PYQ प्रॉब्लम है वो है 3D मोशन से रिलेटेड है। सपोज दैट एक अपने पास मैं पहले कुछ तुम्हें डायग्राम बता देता हूँ, पहले कुछ लॉजिक बता देता हूँ, उससे फिर तुम्हें समझ में आएगा कि हमें किस टाइप से अपना कंसेप्ट यूज करना है। देखो ज़रा, ये है ईस्ट डायरेक्शन, ये है वेस्ट डायरेक्शन, ये है नॉर्थ डायरेक्शन और ये है साउथ डायरेक्शन। एंड यहाँ पर प्लस आई कैप है, यहाँ पर माइनस आई कैप है यूनिट वेक्टर, यहाँ पर प्लस जे कैप एंड यहाँ पर माइनस जे कैप। यह ध्यान रखना ये प्लेन पर है। एंड ये हो गए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये 4 डायरेक्शन हो गई। अगर वर्टिकल अपवर्ड या वर्टिकल डाउनवर्ड होगा तो हम जे कैप और के कैप यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे। तो ध्यान रखना है आपको कि अगर ईस्ट डायरेक्शन है तो प्लस आई कैप यूनिट वेक्टर यूज करना है, वेस्ट डायरेक्शन है तो माइनस आई कैप यूनिट वेक्टर यूज करना है, अगर नॉर्थ है तो प्लस वाई कैप डायरेक्शन यूज करना है, अगर साउथ डायरेक्शन है तो माइनस जे कैप यूनिट वेक्टर यूज करना है, अगर अपवर्ड है वर्टिकल अपवर्ड है तो प्लस के कैप यूनिट वेक्टर यूज करना है, डाउनवर्ड है डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो माइनस के कैप यूनिट वेक्टर यूज करना है। तो ध्यान रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कोई बटरफ्लाई है, कोई काइट है, कोई एरोप्लेन है, इस टाइप का क्वेश्चन पहले जेईई एग्जाम में और नीट एग्जाम में एक बार आ चुका है, इसलिए मैं इस PYQ को यूज कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट PYQ है अपना एग्जाम्पल। सपोज दैट एक कोई एरोप्लेन है या कोई बटरफ्लाई है, सपोज दैट एयरप्लेन है, सपोज दैट ये एयरप्लेन है, इस तरह से ये एयरप्लेन है एंड ये मूव कर रहा है, एयर में फ्लाई कर रहा है। स्टार्टिंग में ये सपोज दैट 10 मीटर जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन पर, राइट। 10 किलोमीटर में लिख देता हूँ, 10 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन पर जा रहा है, फिर 10 किलोमीटर गया अपवर्ड, अप डायरेक्शन पर गया, फिर 10 किलोमीटर गया सपोज दैट नॉर्थ डायरेक्शन पर, इस तरह से जा रहा है। एंड इस सिचुएशन पर हमें इस एरोप्लेन का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? 10 किलोमीटर पहले एरोप्लेन ईस्ट में गया, फिर ये अप गया, फिर ये 10 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन पर गया, फिर जो भी कर रहा है काम खत्म हो गया। इस सिचुएशन पर इसकी डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस के लिए कुछ भी तुम्हें दिमाग लगाने की कोई नीड नहीं है, सीधा सीधा टोटल ट्रेवलिंग लेंथ आपको ऐड कर देना है। 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर, इसका मतलब 10 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर मीन 30 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस आ गई। बट डिस्प्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा तुम्हें लॉजिक लगाना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट जब कैलकुलेट करना है, सपोज द डिस्प्लेसमेंट को मैं R सिंबल यूज कर लेता हूँ एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए लॉजिक ये यूनिट वेक्टर का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ यूनिट वेक्टर एंड रिप्रेजेंट डायरेक्शन अलोंग द x, y एंड z एक्सिस, x, y एंड z। इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये भी ध्यान रखना है तुमको। तो देखो एरोप्लेन पहले 10 किलोमीटर ईस्ट में गए, तो ईस्ट में मैंने लॉजिक तुम्हें बताया प्लस आई कैप, राइट। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 10 आई कैप। फिर इसके बाद 10 किलोमीटर अपवर्ड गया, मीन के कैप है, मीन 10 के कैप है। फिर इसके बाद है 10 किलोमीटर ये नॉर्थ में गया, नॉर्थ मतलब प्लस जे कैप है, तो प्लस का 10 जे कैप में लिख दूंगा। सीक्वेंस में लिखना है, अच्छा लगेगा। 10 आई कैप, 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 10 के कैप, ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट किलोमीटर में। बट अगर तुम्हें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, इधर हो जाएगा ये तुम्हारे पास 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 3 टाइम्स आई मीन 100 प्लस 100 प्लस 100। तो मेरी बात समझ पा रहे हो? यहाँ पर 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 3 टाइम्स हो गया, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई अपने पास 3 × 100 आ गया, मीन 10√3 किलोमीटर आ गया।
अगर आपकी मर्जी है तो √3 की वैल्यू 1.73 ये पुट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू मिल जाएगी डिस्प्लेसमेंट की। इस टाइप के क्वेश्चन जेई एग्जाम में और नीट एग्जाम में, जेई मेंस में बहुत आते हैं एंड आगे आने की पॉसिबिलिटी है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो ये आपको समझना है किस टाइप से हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। नेक्स्ट की पॉइंट है डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट टॉपिक में से, उसमें मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अगर अपने पास ये है डिस्प्लेसमेंट है एंड इधर टाइम है, तो ध्यान रखना है डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो ग्राफ आता है उस ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर मैं पॉइंट 1 लिखूंगा नोट करके, स्लोप ऑफ, ये स्लोप आ गया, ये थीटा आ गया, इधर है डेल्टा टी, इधर है डेल्टा एस, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इज रिप्रेजेंट वेलोसिटी। ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है बिकॉज तुम वेलोसिटी जब लिखोगे तो वेलोसिटी v इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी, या इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर तुम टेन थीटा यूज करते हो तो टेन थीटा यूज कर सकते हो। ये फार्मूला आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर बाय द वे डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ है तो ये स्पीड को शो करेगा, ये भी ध्यान रखना है, एंड इसका जो स्लोप आएगा वो स्पीड को प्रेजेंट करेगा। तो ध्यान रखना है, अगर बाय द वे डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मैं s लिख रहा हूँ, टाइम को t लिख रहा हूँ, ये स्लोप मिल रहा है तो ये एंगल थीटा है, दिस इज ए स्लोप ऑफ द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, एंड दिस इज अ डेल्टा t, and this is a delta t, this is a delta s, and slope tan theta equal to delta s divided by delta t and also equal to speed। ये लॉजिक तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट की पॉइंट मैं तुम्हें बता देता हूं, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आएगा वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, मीन एरिया अंडर velocity time graph is equal to displacement। ये डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा? सपोज दैट ये मेरे पास है वेलोसिटी और इधर टाइम का ग्राफ है, ये ग्राफ मिल गया, एंड इस ग्राफ का जो एरिया दिख रहा है ये ट्रायंगल की डिजाइन में दिख रहा है, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया ये होगा डिस्प्लेसमेंट ऐसी के इक्वल एंड 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। सपोज दैट ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ओ ए मल्टीप्लाई ए बी। ये आपको लॉजिक ध्यान रखना है। सपोज दैट इसका एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं एंड इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बात करेंगे about the speed, about the velocity, average velocity, instantaneous velocity and acceleration and ढेर सारे PYQ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर बढ़िया से बने रहना है, एंड हम लोग जेई और नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी टॉपिक को डिटेल से यहाँ डिस्कस करते हैं, तो बढ़िया आराम से यहाँ पर बने रहो। सपोज दैट यहाँ पर स्पीड है या वेलोसिटी सपोज दैट 10 मीटर पर सेकेंड है, एंड टाइम यहाँ पर सपोज दैट 10 सेकेंड है, एंड इस पर हमें अगर इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो इक्वल हो जाएगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इक्वल टू एरिया ऑफ दिस शेप, मीन दिस ट्रायंगल 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो 1/2 बेस कितना यहाँ पर 10 एंड हाइट यहाँ पर 10 है, इसको डिवाइड करोगे तो फाइनली ये आ जाएगा 50 मीटर आ गया। ये आपको सॉल्व करना है। तो इस टाइप के PYQ प्रॉब्लम हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। एक चलते चलते मैं आपके लिए क्वेश्चन दे देता हूँ। एक अपने पास एक बटरफ्लाई है, ये बटरफ्लाई है, ये बटरफ्लाई फ्लाई कर रही है और कैसे जा रही है? सपोज दैट स्टार्टिंग में जो 100 मीटर जा रही है, 100 मीटर की जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, सपोज दैट ये अपवर्ड जा रही है, फिर ये 100 मीटर सपोज दैट नॉर्थ में गई, फिर ये 100 मीटर ऐसे जा ही रही है, फिर सपोज दैट वेस्ट में चली गई, ठीक है। फिर मान लेते हैं कि 100 मीटर ये आ गई डाउन आ गई,
या कहीं और में ले लेता हूँ, सपोज दैट साउथ में ले लेता हूँ। तो हमें इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस के लिए आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना है, डिस्टेंस इक्वल टू 100 100 100 100 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, आई मीन 400 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट देखो जरा, अपवर्ड के लिए के कैप मीन 100 के कैप यूनिट वेक्टर, नॉर्थ के लिए जे कैप, मैंने पहले रूल लिख लिया है तो 100 जे कैप। फिर देखो वेस्ट के लिए माइनस आई कैप, तो माइनस का 100 आई कैप, एंड साउथ के लिए लिखोगे माइनस का 100 जे कैप, 100 जे कैप लिखोगे, प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का 100 आई कैप और प्लस का 100 के कैप। ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब इसका मोड ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये अपना एपिसोड रहा, ये लॉजिक रहा जिसमें हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन पर डिस्कस किया, मोशन पर, एंड PYQ प्रॉब्लम of the linear motion, motion along a straight line,